रात के 9 बजे का वक्त था। रिफत किचन में खाना बजा रही थी कि उसके छोटे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। अब अगर वो उसे चुप कराने लगती तो उसे मजीद देर हो जाती, क्योंकि उसके शौहर के भी आने का वक्त हो चुका था। लिहाजा उसने अपने बेटे को इग्नोर करते हुए खाना बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद दफ्तर से थके मांदे नजीर ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा। अरे नजीर, आप आ गए। ये देखिए ना, दानियाल ने मुझे कितना तंग कर रखा है। रिफत ने नजीर को देखते ही उसकी मिन्नत समाजत शुरू कर दी कि वो अपने बेटे दानियाल को घर से बाहर लेकर कहीं टहलाकर वापस ले आए, ताकि रिफत जल्दी से अपना खाना तैयार कर सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फारूक ने अपनी बीवी की आवाज सुनते ही दूर से ही नफी में सर हिलाया। आज दफ्तर में काम की ज्यादती की वजह से मुझे शदीद थकन हो रही है। नजीर प्लीज, आप बस थोड़ी देर में इसे टहलाकर वापस ले आइएगा, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, रिफत ने दोबारा से मुंह बसोरते हुए कहा। और नजीर अपने 3 साला दानियाल और फरहान को लेकर बाहर चला गया। घर से बाहर निकलते ही उसने एक गहरी नजर बाहर की जानिब डाली। बाहर मुकम्मल तौर पर खामोशी फैली हुई थी और रात के अंधेरे ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। नजीर का ये मोहल्ला इतना पुररौनक न था। यहाँ वैसे भी बहुत कम गाड़ियां गुजरा करती थी। खासकर शाम होते ही ये इलाका मजीद सुनसान हो जाया करता था। घर से बाहर निकलते ही दानियाल बहल गया और उसने रोना बंद कर दिया, जबकि फरहान भी उसके साथ खेल में मगन हो गया। गली में एक खंबे पर एक बल्ब रोशन था, जिसे नजीर बड़ी बेजारी से देख रहा था। वो अपने घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने बच्चों को खेलता हुआ देखने लगा। नजीर की तमाम तर तवज्जो अब उसके दोनों बेटों पर मरकूज थी। बच्चों को खेलते खेलते तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। अचानक नजीर ने अपनी दाहिनी जानिब एक आहट महसूस की। नजीर ने जैसे ही अपनी गर्दन उस आहट की जानिब मोड़ी तो उसे अपने सामने एक काली मोटी सी बिल्ली नजर आई। इस घुप और सुनसान अंधेरे में उस बिल्ली की आंखें चमक रही थी। इतने में नजीर का बेटा फरहान भागता हुआ आया और बिल्ली को देखकर खुश होने लगा। अरे पापा पापा, हम इस बिल्ली को अपने घर ले चले। उसने फौरन ही नजीर का हाथ थामते हुए कहा। नहीं बेटा, ये बिल्ली मुझे काफी खतरनाक नजर आ रही है। ये ना हो कि तुम लोगों को काट ले। इतना कहकर नजीर ने जमीन पर पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और बिल्ली की जानिब खींच कर दे मारा। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत हारी हुई हो तो ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। नजीर का फेंका हुआ पत्थर बिल्ली के गाल से जा टकराया और उसके मुंह से एक जोरदार कराहट निकली। नजीर बिल्ली की ये आवाज सुनकर घबरा गया, क्योंकि उसकी ये आवाज आम बिल्लियों की आवाज से कदरे मुख्तलिफ थी। उधर नजीर के बेटे फरहान और दानियाल घबरा कर अपने बाप के सीने से जा लिपटे, जबकि नजीर ने एक झुरझुरी सी ली। वाकई में उसकी आवाज काफी भयानक और अजीब किस्म की थी। पत्थर लगने के बाद बिल्ली के गाल से खून बहने लगा और वो खूंखार निगाहों से नजीर की जानिब देखने लगी। कुछ देर तक तो वो बिल्ली नजीर को देखते हुए अजीबोगरीब किस्म की आवाजें निकालती रही, मगर फिर न जाने उसे क्या सूझी कि वो आगे की तरफ बढ़ गई। बाबा बाबा, आपने बिल्ली को क्यों मारा? फरहान ने निहायत ही फिक्रमंदी से अपनी बाप की जानिब देखते हुए कहा, मगर अपने इस मासूम बच्चे के सवाल पर नजीर को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। बाबा, हमारी टीचर कहती है कि जानवरों को मारना बुरी बात होती है। जी फरहान बेटा, आपकी टीचर बिल्कुल ठीक कहती है। सॉरी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। चलो अब तुम जल्दी से जाकर खेल लो। इतना कहकर नजीर ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपने किसी दोस्त को मैसेज करने लगा, जबकि उसके बच्चे फिर से खेलने लगे। नजीर मोबाइल में इतना मसरूफ हुआ कि चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों को भूल गया। फरहान खेलता हुआ दूर आगे की सिमत को निकल गया, जहां पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। 70 साला ये बूढ़ा काले रंग का लिबास पहने ऐन गली के नुक्कड़ के बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ था। इस आदमी का हुलिया थोड़ा अजीब सा मालूम हो रहा था। कद छोटा, फरबा जिस्म, सांवला रंग, गंजा सर और आंखें छोटी छोटी मगर चमकदार सी। दानियाल जैसे ही इस बूढ़े के करीब पहुंचा तो वो बूढ़ा दानियाल को देखकर मुस्कुराने लगा।
दानियाल को देखते ही वो बूढ़ा आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गाल को थपकी देने लगा। उधर मोबाइल में गर्क नजीर ने जब अपनी नजर उठाकर बच्चों को देखा तो दानियाल को किसी आदमी के साथ पाया। वो एकदम से हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। आजकल हालात ठीक नहीं, जाने ये आदमी कौन है। वो तेजी से भागता हुआ दानियाल के पास जा पहुंचा। कौन हो तुम? नजीर ने सख्त लहजे में उस बूढ़े की जानिब देखते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने अपना सर ऊपर उठाकर नजीर की जानिब मानी खेज नजरों से देखा, फिर मुस्कुराकर उससे मुखातिब हुआ। बहुत प्यारा बच्चा है तुम्हारा, मेरे तो दिल को भा गया, इसलिए मैं इसके कदमों में बैठ गया हूँ। उस बूढ़े के मुंह से ये जवाब सुनकर नजीर ने फौरन से अपने बेटे दानियाल को उठा लिया। इससे पहले कि वो दानियाल को लेकर घर की जानिब बढ़ता, वहीं अचानक कहीं से मोहल्ले का आवारा कुत्ता धमका। उसने बूढ़े आदमी को देखते ही फौरन से उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर दानियाल मजीद खौफजदा होकर रोने लगा। अपने बेटे को रोता देखकर नजीर ने फिर से झुककर एक पत्थर उठाया और कुत्ते को भी दे मारा। कुत्ता तो वहां से भाग गया, मगर वो बूढ़ा आदमी अभी तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ था। उसकी नजरें अब भी दानियाल पर मरकूज थी। नजीर गुस्से से होंठ भींचते हुए वापस पीछे की जानिब मुड़ा। उसे बूढ़े का अपने बेटे को यूं घूरना बिल्कुल भी पसंद न आया था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की जानिब चलने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद नजीर ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। अरे ये क्या! वो बूढ़ा आदमी अचानक से कहाँ गायब हो गया। उस बूढ़े आदमी को अपने पीछे ना पाकर नजीर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। वो हैरान था कि आखिर इतनी जल्दी वो बूढ़ा आदमी वहां से कैसे गायब हो सकता था। हालांकि उसके घर की गली काफी आगे जाकर खत्म होती थी। अगर भागकर भी जाया जाए तब भी वो गली के एक कोने तक ही पहुंच सकता था। ये कहाँ गया? नजीर इधर उधर देखते हुए अपना सर खुजाने लगा। अरे हाँ, याद आया, शायद ये अजनबी बूढ़ा किसी हमसाये का मेहमान हो, इसीलिए ही वो इतना जल्दी गायब हो गया। शायद वो किसी घर के अंदर चला गया है। ये ख्याल आते ही नजीर कदरे मुतमईन हो गया। उसने दानियाल को गोद में उठाया और फरहान की उंगली पकड़कर घर की जानिब चल पड़ा। घर आते ही उसने फौरन से अपना गेट बंद किया, मगर वो इस बात से बेखबर था कि वो बूढ़ा आदमी अब भी उसके गेट के बाहर ही मौजूद था। वो नजीर के पीछे चलता चलता अब उसके घर तक आ गया था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें नफरत और बदले की आग से दहकने लगी, मगर नजीर गेट के बाहर खड़े हुए उस शख्स को देख ना पाया। इस वाकये को तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था। न जाने ऐसा क्या हुआ कि दानियाल में तब्दीली आने लगी। वो सारा दिन उधम मचाने वाला बच्चा एकदम से खामोश हो गया। उसका हंसना खेलना और बोलना ना होने के बराबर होने लगा। और तो और वो अब अपने भाई से खेलने की बजाय अलग थलग रहने लगा था। इस एक हफ्ते में दानियाल ने अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। वो अकेला छत पर चला जाता और वहां बने हुए स्टोर के कोने में जाकर बैठ जाता। पहली बार ढूंढने पर रिफत के तो वहमो गुमान में भी ना था कि उससे अपना बच्चा छत के स्टोर रूम से मिलेगा। न जाने वो बेचारी कहाँ कहाँ भागती फिरी थी। पूरा मोहल्ला छान लेने के बाद दानियाल उसे अपने ही घर में छत पर बने हुए स्टोर रूम से मिला। बस फिर क्या था, ये बात अब मामूल बन चुकी थी। जैसे ही दानियाल उसकी नजरों से ओझल होता तो वो सीधा स्टोर का रुख करती और उसे पकड़कर नीचे ले आती। शुरू में इस बात का ज्यादा नोटिस तो नहीं लिया, मगर जब उसका हंसना खेलना खत्म हो गया तो नजीर और रिफत को फिक्र लाहक हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनका बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता जा रहा है। हाँ यार रिफत, मुझे भी यही लग रहा है कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खैर, शाम के वक्त नजीर और रिफत अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने दानियाल को अच्छी तरह से चेक किया। सब ठीक ठाक था, फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने दोनों मियाँ बीवी को तसल्ली दी। बात दरअसल ये है कि बच्चों का मूड उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। हो सकता है कुछ दिनों में पहले जैसा हो जाए। डॉक्टर की इस तसल्ली ने
नजीर और रिफत को मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर दिया था। लेकिन अब रिफत दानियाल को कुछ ज्यादा ही वक्त देने लगी थी। वो उसके साथ मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलती, कहानियां सुनाती, मगर दानियाल था कि किसी चीज में भी दिलचस्पी ना लेता था। इसी तरह एक महीना बीत गया। एक रात ऐसा हुआ कि रात के 3 बजे के करीब वो सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। नजीर को प्यास महसूस हुई तो वो अपने बिस्तर से उठकर साइड टेबल पर रखा हुआ पानी पीने लगा। वो लेटने के लिए जैसे ही वापस पलटा तो उसने एक नजर दानियाल के बिस्तर की जानिब डाली। दानियाल को अपने बिस्तर पर मौजूद ना पाकर नजीर ने फौरन मरियम और फरहान की जानिब देखा, जो कि गहरी नींद सो रहे थे। ये मंजर देखकर नजीर का माथा बुरी तरह से ठनका। वो अपने बिस्तर से उठकर बेख्तियार दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसे सख्त ताज्जुब हुआ कि कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। न जाने रात के इस वक्त उसका नन्हा सा बेटा कहाँ चला गया है। उसे अच्छी तरह से याद था कि कमरे में आने से पहले उसने अपने हाथों से दरवाजे की चुटकनी लगाई थी। इतनी ऊंची चुटकनी आखिर बच्चे ने कैसे खोल ली? हाँ, शायद ये भी हो सकता है कि रिफत ने दरवाजा खोला हो। खैर, जो भी था, सवाल तो ये है कि दानियाल अपने बिस्तर पर मौजूद क्यों नहीं? रात के इस पहर एक मासूम बच्चा आखिर कहाँ जा सकता है? ये सोचते हुए नजीर आगे बढ़ने लगा और सीधा स्टोर रूम की जानिब रुख किया। उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। दानियाल स्टोर रूम के फर्श पर गहरी नींद सो रहा था। उसने फौरन ही आगे बढ़कर दानियाल को अपनी गोद में उठाया और नीचे कमरे में ले आया। जब सुबह हुई तो उसने रिफत को रात वाला तमाम वाकया सुना डाला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर दानियाल में ये कैसा चेंज आ रहा है। रात के उस पहर जब हम भी स्टोर रूम में जाने से घबराते हैं, ये बच्चा वहां पर गहरी नींद सो रहा था। नजीर ने तशवीश भरे लहजे में अपनी बीवी रिफत की जानिब देखते हुए कहा, अल्लाह जाने क्या माजरा है। मैंने तो बहुत कोशिश की है कि दानियाल को कोई भी कमी महसूस ना हो, मगर ये है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इतना कहकर रिफत ने अपना सर पकड़ लिया और नजीर भी अंदर ही अंदर से परेशान होने लगा। अरे रिफत, ऐसा करते हैं, थोड़े दिन हम आउटिंग के लिए कहीं बाहर चलते हैं, शायद दानियाल की तबीयत कुछ ठीक हो जाए। अरे हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल में भी यही मुनासिब रहेगा, रिफत ने नजीर की बात से इत्फाक करते हुए कहा। उस दिन के बाद नजीर जैसे ही ऑफिस से वापस आता तो रिफत और अपने बच्चों को लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाता। कभी वो लोग आइसक्रीम खाते तो कभी किसी होटल में खाना, किसी रोज वो पार्क में घूमते तो किसी दिन शॉपिंग मॉल का रुख करते। फरहान तो इस आउटिंग को खूब इंजॉय कर रहा था, मगर दानियाल अब भी चुप चुप था। नजीर और रिफत की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी कोई खातिर खा फायदा हासिल ना हो पाया था। इसी दौरान उन मियाँ बीवी ने कई नामी गिरामी डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाए, मगर सब बेसूद रहा। रात के 9:45 का वक्त था। फरहान ने बाहर खेलने की जिद की तो नजीर उसे और दानियाल को भी बाहर ले आया। गली में आते ही दोनों बच्चे हंसी खुशी खेलने लगे और भाग दौड़ करने लगे। अगले ही लम्हे दानियाल को एक जोरदार धक्का लगा और वो ऊंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। नजीर को ऐसा महसूस हुआ कि दानियाल खुद से नहीं गिरा, बल्कि किसी ने उसको जोरदार धक्का दिया है, क्योंकि जिस वक्त दानियाल जमीन पर गिरा, नजीर की तमाम तर तवज्जो अपने बेटे पर ही मरकूज थी। वो फौरन रोते हुए दानियाल की तरफ लपका और उसे फौरन जमीन से उठा लिया। दानियाल की दाहिनी तरफ वाले आईब्रो पर चोट लगी थी और उसमें से अब भी खून रिस रहा था। अपने बेटे की ये हालत देखकर नजीर ने फौरन ही गाड़ी निकाली और रिफत को लेकर हॉस्पिटल की जानिब निकल गया। अस्पताल पहुंचने पर दानियाल को 4 टांके लगे, तब जाकर उसका खून रुका। वापसी पर भी वो बेचारा मुसलसल रोता रहा। रिफत और नजीर ने उसका जी बहलाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो किसी तरह से भी चुप होने के लिए तैयार ना था। घर आकर रिफत ने जैसे तैसे दानियाल को सुला ही दिया। अगले दिन शाम को रिफत सामने वाले वकार साहब के घर गई ताकि उनकी बीमार वालदा की इयादत करे। वापसी पर वो अभी अपने घर से चंद कदम दूर ही थी कि उसने अपने घर में से एक बूढ़े को निकलता हुआ देखा। ये एक पस्ता कद, मोटा और गंजा शख्स था जिसने काला लिबास जेबे तन कर रखा था। गेट से निकलकर वो बूढ़ा आदमी
थोड़ा आगे चलकर रुक गया। उसने अपनी गर्दन इस अंदाज से घुमाई कि पीछे आती हुई रिफत को उसका चेहरा ठीक अपने सामने नजर आने लगा। ये मंजर इतना वहशतनाक था कि रिफत को अपने पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। आखिर भला कोई शख्स अपनी गर्दन इस तरह कैसे घुमा सकता है कि वो पीठ तक मुड़ जाए। अभी तो वो इस बात पर हैरान थी कि वो बूढ़ा उसके शख्स से बरामद हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन को यूं मुड़ता देखकर रिफत के अवसान खता हो गए थे। वो बूढ़ा शख्स रिफत की जानिब देखते हुए मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था, जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। फिर वो बड़े बड़े कदमों से चलता हुआ गली में कहीं गायब हो गया। रिफत ने खौफ के मारे एक झुरझुरी सी ली और डरते डरते अपने घर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। ये ये शख्स आखिर कौन था? उसने खुद से ही सवाल किया। हाँ, हो सकता है कि शायद नजीर का कोई कोलीग हो। रिफत ने फौरन ही खुद को तसल्ली दी। जब वो घर पहुंची तो नजीर बच्चों समेत टीवी देखने में मशगूल था। अरे नजीर, ये कौन साहब थे? रिफत ने कमरे में दाखिल होते ही नजीर से सवाल किया। ओ रिफत, तुम वापस आ गई? किस साहब की बात कर रही हो? नजीर ने फौरन ही लाइल्मी में रिफत की जानिब देखा। नजीर, वही साहब जो अभी भी घर से बाहर निकले हैं। अरे यार रिफत, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे घर तो कोई भी नहीं आया और मैंने गेट भी अंदर से बंद किया था। वैसे मुझे तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आई? बंद दरवाजे का ख्याल आते ही नजीर एकदम से चौंका। मैंने तो वो गेट अच्छे तरीके से बंद किया था। नजीर ने परेशान होते हुए कहा। जी हाँ नजीर साहब, मैं सच कह रही हूँ। वो बूढ़ा आदमी गेट से ही बाहर निकला, तब मैं अंदर दाखिल हुई। अरे नहीं यार रिफत, तुम्हारे जाने के बाद गेट तो मैंने खुद ही बंद किया था। नजीर ने उससे फिर से यकीन दिलाने की कोशिश की। अरे घर का सामान चेक करो, ये तो नहीं कि कोई चोर उचक्का हमारे घर में घुस आया हो। जी, और आप टीवी देखते रह गए। चोर का ख्याल आते ही नजीर और रिफत दूसरे कमरों की जानिब लपके। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा। अलमारियों में तमाम कैश और जेवरात अब भी जू के तू मौजूद थे। कोई भी चीज अपनी जगह से जरा भी ना हिली थी। अरे यार रिफत, तुम तो ऐसे ही परेशान हो जाती हो। ये देखो, घर की कोई भी चीज नहीं हिली। शायद वो गेट मुझसे खुला रह गया होगा। नजीर थक कर बैठते हुए बोला। अच्छा जी, और वो आदमी, आखिर वो इस घर से कैसे बाहर आ सकता है? नजीर, देखो वो एक अजीब सा आदमी था। उसने अपनी गर्दन पीछे तक मोड़ ली थी। गंजा, मोटा और छोटे कद का वो एक खौफनाक बूढ़ा आदमी था जिसने काला लिबास पहन रखा था। उफ यार रिफत, मैंने कह दिया ना कि कोई नहीं। अचानक बोलते बोलते नजीर को कुछ याद आया। क्या कहा? बूढ़ा आदमी? जरा बताना तो उसका हुलिया कैसा था? बूढ़े आदमी का ख्याल आते ही नजीर के जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई। उसका जहन जो ताने बाने बुन रहा था वो बिल्कुल ठीक जगह पर पड़ रहे थे। फिर उसने रिफत को बिल्ली से लेकर उस बूढ़े आदमी के गली में गायब होने वाला वाकया सुना डाला। नजीर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है कि ये आदमी वही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई गैर बरी मखलूक हो। देखो रिफत, मुझे क्या पता था? मैंने तो उस बूढ़े आदमी पर पहले ज्यादा तवज्जो ना दी थी। मुझे क्या मालूम था कि वो हमारे घर का रास्ता देख लेगा। अब मुझे याद आया कि वो दानियाल को गहरी नजरों से क्यों देख रहा था। बिल्ली को नुकसान पहुंचाने के बाद जब मुझे ये आदमी मिला तो मुझे उसकी नजरों में एक अजीब सी वहशत नजर आई। हो सकता है कि शायद वो बिल्ली कोई पुरस्कार जानवर हो। बहरहाल जो भी था, बहुत ही भयानक मंजर था। नजीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उस बूढ़े आदमी का गर्दन मोड़ना एक खौफनाक मंजर था। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। रिफत को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो बुरी तरह से खौफजदा और बदहवास हो रही थी। देखो रिफत, अभी तुम सोने के लिए चली जाओ। मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। और हाँ, याद रखना, दानियाल को जरा भी अकेला न छोड़ना। चलो जल्दी करो, ये ना हो कि वो फिर से स्टोर रूम में भाग जाए। नजीर की बात सुनते ही रिफत अपनी जगह से सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद नजीर अपने चचा आजाद उस्मान के पास आया और उससे सारा माजरा बयान कर दिया। उस्मान साहब की उम्र लगभग 50 बरस के करीब थी
और वो एक निहायत ही परहेजगार आदमी। उस्मान साहब की उम्र लगभग 50 बरस के करीब थी और वो निहायत ही परहेजगार आदमी थे। उनके बारे में ये भी मशहूर था कि वो नूरानी इल्म रखते हैं और बाज दफा तो उन्होंने कई लोगों के पुरअसरार मामलात सुलझा दिए थे। नजीर से मिलकर वो बहुत खुश हुए। नजीर साहब, आप घर चलें, मैं कल आपके घर आऊंगा और वहां देखकर अंदाजा लगाऊंगा कि आखिर क्या माजरा है। मैं कल आपके घर जरूर आऊंगा। आप जो हालात बता रहे हैं वो मुझे किसी भी सूरत नॉर्मल नहीं लग रहे। अगली सुबह उस्मान साहब नजीर के घर आ गए। उस्मान साहब को अपने घर में देखकर नजीर का छोटा बेटा दानियाल बड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो बार बार पहलू बदलता और एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा बैठता। वो इस कोशिश में था कि वहां से उठकर बाहर चला जाए, मगर नजीर ने उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। जबकि उसकी इस हालत को देखकर उस्मान साहब को अंदाजा हो गया कि इस पर जरूर किसी बाहरी मखलूक का साया है। वो तकरीबन 15 मिनट तक पढ़ाई करते रहे। नजीर साहब, अब दानियाल को छोड़ दें, जाओ बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो, उस्मान साहब ने दानियाल से मुखातिब होते हुए कहा। मगर दानियाल को उस्मान साहब का खुद से बात करना जरा भी पसंद न आ रहा था। वो खूंखार निगाहों से घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। नजीर साहब, आपका शक बिल्कुल ठीक है। इस पर एक निहायत ही खौफनाक जिन का असर है। तुमने जिस बिल्ली को नुकसान पहुंचाया है वो कोई आम बिल्ली नहीं बल्कि कोई जिन था, और अब वही जिन पत्थर का बदला लेने के लिए शायद तुम्हारे घर में आ घुसा है। जाने अनजाने में हमें खबर नहीं होती, मगर हमारे आसपास जिन्नात की कई कौमें आबाद हैं, जिनमें से कई तो अच्छे लेकिन काफी हद तक चिड़चिड़े और जिद्दी जिन्नात रहते हैं। इनमें बाज मुसलमान और बाज काफिर भी हैं। ये जिन चाहे जो भी हो, तुम ऐसा करना कि दिन में 2-4 मर्तबा ऊंची आवाज में अपनी की गई हरकत पर माफी मांग लेना। अगर वो तुम्हारे घर में मौजूद है तो तुम्हें सुन लेगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ दूं तो उसे अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना? जी 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 बिल्कुल। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और अल्लाह के हजूर माफी का तलबगार भी। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह के कलाम में बरकत है। नमाज की पाबंदी करना और जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा करना। उस्मान साहब की बात सुनकर नजीर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उन्होंने पानी की बोतल मंगवाई और उस पर कुछ पढ़कर फूंका। ये पानी अपने बेटे को दिन में 3 बार पिलाओ और पूरे घर में इसका छिड़काव करो। याद रखना, आज के बाद किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ ना देना। जी जी उस्मान भाई, मैं वादा करता हूँ आइंदा दोबारा ऐसी गलती ना होगी। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 2-3 हफ्तों में मसला खत्म हो जाएगा। जो मैंने अस्कार बताए हैं उन्हें बिला नागा पढ़ना। इतना कहकर उस्मान साहब वहां से चले गए। बस उस दिन के बाद नजीर रोजाना 2-4 बार बुलंद आवाज में माफी तलब करता और बाकायदगी से अल्लाह का कलाम पढ़ता। ठीक 3 हफ्तों में दानियाल बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल पहले की तरह हंसने, बोलने और खेलने लगा। उसकी हालत देखकर दोनों माँ बाप ने सुख का सांस लिया और फिर वो दोबारा पुरअसरार बूढ़ा रिफत को कहीं भी दिखाई ना दिया। शायद खुदा के हजूर सच्चे दिल से तौबा करने की वजह से वो जिन हमेशा हमेशा के लिए नजीर के घर से चला गया। नजीर को आज अपने किए हुए काम पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि अगर वो खुदा की मखलूक पर जुल्म न करता तो आज उसे एक जिन से माफी ना मांगनी पड़ती। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।